मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर जाने के 2.5 महीने बाद फिर उठा है सियासी हवाओं में यह सवाल कि आखिर किसके इशारे पर गिरी थी सरकार। जाहिर तौर पर इस सवाल के उठने की वजह इंदौर से वायरल हुआ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो है। सांवेर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित इस ऑडियो की बिटवीन द लाइंस पढ़िए तो शिवराज का यह संदेश बीजेपी की साख का सवाल बने सांवेर के कार्यकर्ताओं के लिए है। संदेश है कि मंत्री तुलसी सिलावट को जिताना, पूर्व मंत्री लिख दीजिए आप, मंत्री नहीं है अभी वो, कि पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट को जिताना अब केवल सिंधिया नहीं पूरी बीजेपी की जिम्मेदारी है। शिवराज ने इस ऑडियो में ही कहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने किया था सरकार गिराने का फैसला, लेकिन क्या 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार के गिर जाने की वजह और कहानी बस इतनी ही है? इस कहानी के क्लाइमैक्स में बदले की आग में झुलसते ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो दिखाई देते हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में बढ़ती दखल भी तो सुनाई देती है और नजर आता है खुद कमलनाथ का अंधा भरोसा भी। क्या कमलनाथ सरकार का गिर जाना केवल बीजेपी की सत्ता में बने रहने की जिद है या किसी एक राजनेता की महत्वाकांक्षाओं का खेल जिसका मौके से बीजेपी ने लाभ उठा लिया? 22 विधायकों को मुट्ठी में लिए सिंधिया की बगावत के बगैर एमपी में तख्ता पलट मुमकिन था क्या? शिवराज के ऑडियो पर मचे सियासी बवाल के बीच जरूरी है ये सारे सवाल और ये पड़ताल भी जरूरी कि बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने शिवराज का ये कौन सा नया सियासी दांव है। जवाब आए तत्काल बहुत सारे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी तुरंत ट्वीट किया और ये कहा कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हमारी सरकार के खिलाफ साजिश हुई है, जिसे आज शिवराज जी ने स्वीकारा है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब तो देने होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सरकार की नीति ये बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। और आप बताओ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और तुलसी भाई के बिना सरकार गिर सकती थी क्या? लेकिन आज ज्योतिरादित्य जी का और तुलसी भाई का मैं इसलिए स्वागत करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मंत्री पद छोड़ के। शिवराज ने क्या कहा वो इस ऑडियो में सुनाई दे रहा है। जो समझा जाना है वो ये कि शिवराज ने ऐसा क्यों कहा। सांवेर विधानसभा सीट पर मालवा के तमाम दिग्गजों की फौज की तैनाती के बावजूद खुद शिवराज सिलावट का संबल बने मैदान में उतरे हैं। पहला सबक कार्यकर्ताओं को कि बीजेपी के इस नए उम्मीदवार को वो मिलावट की नजर से ना देखें कि सांवेर की जीत अब सिंधिया नहीं, शिवराज और बीजेपी संगठन की भी साख का सवाल है। तो ईमानदारी से बताओ, तुलसी अगर विधायक नहीं बने तो मुख्यमंत्री रहेंगे क्या? अरे जोर से बताओ, रहेंगे क्या? भाजपा की सरकार बचेगी क्या? और इसलिए हमारी ड्यूटी है, कोई ये ना माने कि इधर से आ गए उधर से आ गए, सामने लड़े थे राजेश, क्या कहना लड़े दूर रखो, बता। उपचुनाव के ठीक पहले शिवराज के इस ऑडियो में जो सबसे अहम इबारत थी, कांग्रेस ने उसी हिस्से को अंडरलाइन किया। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, सत्ता पलट प्रलोभन का खेल था। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो विधायकों की खरीद के पुख्ता सबूत भी पेश करेगी आगे। एक मुख्यमंत्री ने ये स्वीकार किया कि देश की सरकार ने कहा कि आपकी सरकार गिराना है। ये विधि विशेषज्ञों से बात करके सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी इसमें जा सकती है या व्यक्तिगत भी कोई व्यक्ति इसमें जा सकता है कि देश की सरकार ने प्रदेश की सरकार गिराई, ये मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। हालांकि ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी के तमाम नेता पिछले 2.5 महीने से एक सुरताल में यही कहते आए हैं कि अपने ही वजन से गिरी है कमलनाथ सरकार। शिवराज के बयान का संदर्भ भी ये कि सिंधिया समेत उनके समर्थकों को पार्टी में खुले दिल से अपनाया जाए। ये बीजेपी के लिए इस समय जरूरी भी है और पार्टी की मजबूरी भी। संभल कर बोलने वाले शिवराज का क्या ये जांचा परखा सियासी दांव था या चूक हो गई कहीं? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं लखन घनघोरिया, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। लखन जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हैं राकेश शर्मा, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राकेश जी का भी स्वागत है। और चूंकि मसला इंदौर का है, लिहाजा इंदौर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष व्यास, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, आशीष जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं लखन जी से। लखन जी, ये जो ऑडियो आया ये कुछ राहत दे गया होगा, क्योंकि अभी तक तो बीजेपी कबूल नहीं रही थी कि आपकी सरकार को उसने गिराया। वो तो कह रहे थे कि आपके अंतरकलह के वजन से गिर गई थी ये सरकार। प्रवीण जी, आज एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अपराध कितना भी बड़ा हो, अपराध एक तो छुपता नहीं है, अपराधी के सर चढ़ के बोलता है। ये बात तो स्पष्ट हो गई, बहुत साफ है। किसी ने लिखा है कि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। और ये साफ हो गया शिवराज सिंह जी के कथन से, जो दिन भर चल रहा है, कैसे चुनी हुई सरकार को, कैसे जनमानस के जनमत को किस तरीके से खरीद के प्रलोभन दे के चुनी हुई सरकार को 15 महीने के अंदर गिराया गया है। ये स्पष्ट खुद ब खुद शिवराज सिंह जी ने कर दिया। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्या संविधान में इस चीज को उचित माना जाएगा? क्या लोकतंत्र में इस चीज का महत्व होगा? क्या इस प्रकार से यदि रहा तो हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र कहाँ रहेगा? और ये आज शिवराज सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया कि क्यों किया, कैसे किया, क्या कारण थे, किसके इशारे पे किया। साफ शब्दों में कहा उन्होंने जो बातें कही हैं, और दिन भर से सारा मीडिया इसको बता रहा। हम लोग तो पहले भी कहते रहे, और हमने ये बात हर मंच पे कही हम लोगों ने, और ये बात भी कही और प्रूफ दिए कि गुड़गांव से इन 22 विधायकों को जो चार्टर प्लान ले गया, वो किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम पे रसीद कटी थी उसकी। वो रसीद तक हम लोग पेश करते रहे, लेकिन आज तो खुद शिवराज सिंह जी ने कह दिया। बेंगलोर जो लेके एक बार राकेश शर्मा जी का रुख करते हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जी आऊंगा पर लखन जी, अभी तो बहुत वक्त है, एक जवाब ले लेते हैं आपके जो आरोप है उनका। राकेश जी, एक तो ये है कि लोकतंत्र की हत्या का लहू जो है वो खुद बोल रहा है, लखन घनघोरिया जी कह रहे हैं, नंबर 1। और नंबर 2, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता, उनके मैं नाम गिना देता हूं, अभी से कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन 4 दिन पहले न्यूज 18 पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। अमित शाह साहब जो आपके वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि वो तो हमारा कोई रोल नहीं है, वो तो कांग्रेस की कलह थी, इस कारण गिर गई। और जेपी नड्डा जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि हमारा क्या रोल है उसमें, वो तो गिर गई। तो फिर इस ऑडियो के मायने क्या है राकेश जी? देखिए प्रवीण जी, न्यूज 18 देश का सबसे बड़ा चैनल है, और मुझे अच्छी तरह याद है जब ये पूरा एपिसोड चल रहा था तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि मैं आपके साथ डिबेट में न्यूज़ 18 पे नहीं बैठता था। एक एक पल की खबरें न्यूज़ 18 ने दिखाई कि ये पूरा एपिसोड कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं बता पाते कि भानुमति से अपना कुनबा नहीं संभालते बना, वो भानुमति का कुनबा टूट गया और दोष आप पड़ोसी को दे रहे हैं। और मेरे विद्वान साथी बहुत जोर जोर से कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब राजस्थान में सरकार बचाने के लिए पूरे बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को आप अपनी पार्टी कांग्रेस में शामिल कर लेते हैं, तो उनको कौन सा प्रलोभन दिया था? उनको कितने में खरीदा था? क्यों बहन मायावती को कहना पड़ा कि ये लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस पार्टी कर रही है? तो मायावती जी जो कह रही थी वो सही था, और कांग्रेस पार्टी ने जो राजस्थान में किया बहुजन के सभा विधायकों को अपने में शामिल करके, वो सही था। मेरा बार बार कहना है कि आज अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का इतना अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर हुए, आप मुझे बताइए कोई जरा सा त्याग पार्षद के पद का करने को तैयार नहीं होता? लोगों ने मंत्री पद का त्याग कर दिया, विधायक पद का त्याग कर दिया, तो उनके त्याग को आप बिका हुआ घोषित करते हैं। और राजस्थान में जब आप बहुजन समाज पार्टी के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते, उसको क्या संज्ञा देंगे? ये मेरे को लखन घनघोरिया जी बता दें। और मेरा एक और कहना है कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में क्या चल रहा था ये किसी से छुपा है क्या? इन्हीं के वरिष्ठ मंत्री उमंग सिंगार किस तरह बोलते थे कि माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारी सरकार को अस्थिर कर रहे हैं।
जबकि उमंग सिंगार ने तो पद गोपनीयता की शपथ ली थी मध्य प्रदेश में, कैबिनेट मंत्री थे। आज तक उमंग सिंगार पे क्या कार्रवाई कर दी कांग्रेस पार्टी ने, या दिग्विजय सिंह जी पे क्या कार्रवाई कर दी, ये भी लखन घनघोरिया जी स्पष्ट कर दें। आज अगर कांग्रेस पार्टी के कारण, अपनी अंतर करा के कारण अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट के गए, मंत्रियों ने इस्तीफे दिया है, तो किसी आरडीओ को, ये तो पूरी दुनिया को मालूम है कि कांग्रेस के विधायकों ने कैसे इस्तीफा दिया। क्यों मुख्यमंत्री कहते थे अपने लोगों से चलो चलो चलो, उतर जाओ सड़क पे। ठीक है, तीसरे मेहमान का रुख कर लेते, पर्याप्त वक्त दिया मैंने आपको आपकी बात रखने का। एक बार आशीष व्यास का रुख कर लेते हैं। आशीष व्यास इसलिए भी मौजूद है आज की इस चर्चा में कि ये पूरा मसला इंदौर में शुरू हुआ। आशीष जी, कितना मुश्किल तुलसी सिलावट के लिए, क्योंकि आप उस छेपक को बहुत बेहतर तरीके से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जो शिवराज जी ने कहा कि यदि सिलावट नहीं जीते तो ईमानदारी से बताइए मैं मुख्यमंत्री रहूंगा क्या, ईमानदारी से बताइए कि बीजेपी की सरकार रहेगी क्या। तो कितना महत्वपूर्ण वहां पर चुनाव? हम इस पूरी राजनीतिक बहस को यदि सांवेर पर केंद्रित कर देते हैं तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आज तक की जो स्थिति है उसमें बीजेपी ने एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत कर दी है। देखिए, बयान के राजनीतिक मायने, विवाद, आरोप प्रत्यारोप अलग चीज़ है, लेकिन सांवेर के जरिए जो आने वाले उपचुनाव हैं ये भाजपा बहुत महत्वपूर्ण और गंभीरता से लड़ना चाहती है, ऐसा प्रारंभिक तौर पे समझ में आता है। दूसरा मामला ये है कि आने वाले कुछ समय में ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री ने जो ऑडियो मुख्यमंत्री का सामने आया है उसके क्या मायने हैं। पर प्रारंभिक तौर पे ये हम मान सकते हैं कि कहीं न कहीं आने वाले समय की एक रणनीति के तहत भाजपा इसमें सामने आ सकती है, और कहीं न कहीं सांवेर का जो इलेक्शन है वो भी इसका जरिया बनेगा। चूँकि पिछले सांवेर के चुनाव की भी हम समझ दें तो बहुत पास का चुनाव था, कांटे की लड़ाई थी, दोनों ही दलों के अपने अपने दावे थे, आरोप प्रत्यारोप थे। तुलसी सिलावट यदि कांग्रेस की तरफ से जीते थे तो हम उस जीत को बहुत उल्लेखनीय नहीं मान सकते हैं। इस लिहाज से भाजपा ने भी वहां बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था। अब यदि हम इसको बदले स्वरूप में सांवेर के चुनाव को देखते हैं तो मान के चल सकते हैं साफ तौर पर कि आज की स्थिति बता रही है कि भाजपा के लिए भी ये लड़ाई फिलहाल उतनी आसान नहीं होगी। तो बयान की राजनीति जो भी हो, लेकिन सांवेर के जरिए बीजेपी ने एक शुरुआत की है, एक नए विवाद को भी जन्म दिया है। और जैसा कि अभी राकेश जी बता रहे थे कि सरकार का गिरना, मतलब अगर कांग्रेस चाहती तो ये लोग ना आते, लेकिन लोगों के आने के बाद इससे बहुत चीज़ें स्पष्ट हो गई है। तो लोगों का आना या विरोध समर्थन से अलग इसको आगे वाले समय के लिए हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और मेरा मानना है कि निकट भविष्य में इस बयान को भी नए नए अर्थों और संदर्भों के साथ सामने लाया जाएगा। नए अर्थों संदर्भों के साथ सामने लाया जाएगा। लखन जी का रुख एक बार कर लेते हैं। लखन जी, एक बात और उसमें कह रहे हैं शिवराज जी, और मुझे लगता है कि वो सही है, सारे लोग उसके साथ इत्तेफाक रखेंगे। वो कह रहे हैं कि यदि सिंधिया जी नहीं आते, यदि सिलावट भाई नहीं आते तो सरकार गिरती क्या। तो इसका मतलब है ब्लेम आपकी तरफ भी जा रहा है ना भाई, आप अपने लोग नहीं बचा पाए। जब वो गए, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं गिरा सकते थे, तो जब आपके लोग गए तभी तो गिरी। प्रवीण जी, एक तो अभी राकेश जी जो राजस्थान की बात कर रहे थे, राकेश जी को इस बात को समझना चाहिए कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी के एक आध दो विधायक जगह होंगे, लेकिन यहाँ तो आपने चुनी हुई सरकार को सीधे सीधे, और हम ये आरोप नहीं लगा रहे, ये सच्चाई है कि 35 करोड़ 50 करोड़ में आपने खरीदा है। और ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से अभी माननीय व्यास जी कह रहे थे और आप भी कह रहे इस बात को कि कहीं ना कहीं सिंधिया जी को प्रलोभन दे के सिंधिया जी को इस बात के लिए प्रेरित करके कहीं ना कहीं मजबूर करके इस चुनी हुई सरकार को गिराया गया। आप इस बात में किसी को कितना आरोप लगा दें, उमंग सिंगार ने क्या कहा और दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, लेकिन सामने दिख रहा है कि चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया गया है। और हम नहीं कह रहे, ये तो शिवराज सिंह जी खुद ब खुद कह रहे हैं, खुद भी कह रहे हैं कि यदि सिलावट नहीं जीते तो क्या वो मुख्यमंत्री रहेंगे। खुद कह रहे हैं
कि उनने सिलावट के साथ भारतीय जनता पार्टी की कितनी मिलावट की कि सिलावट का चरित्र गिरावट पे आ गया। वो खुद कह रहे हैं इस बात को, और वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमको आगे सरकार बनाने के लिए इनको जिताना अनिवार्य है। मतलब इसका एक साफ इशारा भी है। क्यों नहीं मंत्रिमंडल का गठन कर पा रहे, इनको कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी है कि ये फूट इनके दल में भी ना होने लगे कहीं ना कहीं, क्योंकि रोज सुन रहे थे हम। और संवैधानिक रूप से यदि देखें तो 12 मंत्रियों का मंत्रिमंडल ही चल सकता है। 5 मंत्री लेके आप पूरी सरकार चला रहे हो और रोज समय देते हैं और उसका कहीं से आप विस्तार नहीं कर रहे। सीधा सीधा अर्थ है कि राज्यसभा चुनाव में असंतोष ना हो, और ये स्वाभाविक है, बड़े दल जो भी रहते हैं सबको सब संतुष्ट नहीं कर पाते। इसका ये आशय नहीं हुआ, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम तोड़ फोड़ करें। ये स्वस्थ राजनीतिक परंपराएं नहीं है। इसका खामियाजा अभी आपको लगता है कि आप सफल हुए, लेकिन भविष्य में आपको भी भुगतना पड़ सकता है। राकेश शर्मा जी, भविष्य में भुगतना पड़ेगा, आपको लग रहा है कि आप सफल हो गए। और दूसरी बात यह है कि डर के कारण कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने चलन बता दिया कि कैसे तोड़ा जाता है, तो ये भी कम महारथी नहीं है कमलनाथ जी भी। देखिए कमलनाथ जी कितने महारथी हैं ये 15 माह की सरकार में हमने देख लिया। कमलनाथ जी कितने महारथी हैं, वो मध्य प्रदेश का युवा बेरोजगार जिसको 4,000 रुपए भत्ते की वादा किया था उनने देख लिया। कमलनाथ कितने महारथी तोड़ने के संदर्भ में कह रहा हूं सर, तोड़ने के संदर्भ नहीं लगा पाए। कमलनाथ कितने महारथी हैं कि 51,000 नहीं मैं आ रहा हूं ना, जो अपना घर नहीं बचा पाए वो दूसरों की घर की तरफ नजर उठा के देखे, हमें डर नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर विधायक संस्कारवान पार्टी का कार्यकर्ता है। कांग्रेस के नेता मुझे बार बार ये क्यों नहीं बता पाते? लखन घनघोरिया जी बड़े सफाई से बचने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, आपने बहुजन समाज पार्टी में तोड़ फोड़ करके वह बहुमत साबित करने का प्रयास किया है। आप कैसे आप साफ सुथरे बनने की कोशिश कर रहे हैं? आप हमाम में कपड़े उतार के खड़े हैं और दूसरों से कह रहे हैं हमारी तरफ मत देखिए, हम दूसरों पे ही पत्थर फेंकेंगे। मुझे ये बताइए, मध्य प्रदेश का बताएं राकेश जी, मध्य प्रदेश बलवान पार्टी के आज मध्य प्रदेश का बताएं, आज इतने बलवान पार्टी के अपराध नहीं किया क्या? पूरे समय अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे, अध्यक्ष ही घोषित कर देते कांग्रेस का। आज अगर इतने बलवान थे तो अभी तक नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई? अरे आप दीजिए ना, हम भी सुनना चाहते हैं। तो तीन महीने में मंत्रिमंडल नहीं बना पाए राकेश जी, 3 महीने में मंत्रिमंडल नहीं बना पाया। होगी ना, मानिए मेरी बात सुन लीजिए, आप तो 3 महीने में मंत्रिमंडल नहीं बना पाए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात भी सुनूंगा, मैं आपकी बात भी सुनूंगा। मेरा एक निवेदन है जी। लखन घनघोरिया साहब, आप 15 महीने में एक ऐसा काम बता दीजिए जो जनता के लिए आपने किया हो, जिसको लेके आप बात करें, या 2.5 महीने हमारी सरकार का ऐसा कोई एक काम गलत बता दीजिए जिसको लेके जनता में जाएं। बार बार एक ही रोने क्यों रोते रहते हैं कि ये मंत्री हमें छोड़ के चले गए, सिंधिया जी हमें छोड़ के चले गए? रुदाली के रोल से तो बाहर आइए, बाकी आरोप प्रत्यारोप ये तो जिंदगी भर आप लगाते रहिए, पर आपकी सरकार ने कोई एक अच्छा काम किया हो तो वो बता दीजिए, या हमारी सरकार ने कोई गलत काम किया हो। ये रुदाली के रोल से बाहर आइए, मेरा निवेदन है आपसे। जवाब जल्दी से लखन जी का, फिर हम तीसरे मेहमान का रुख करेंगे, बहुत देर से नहीं गए आशीष जी के प्यास। लखन जी जवाब आपका। राकेश जी आवाज आ रही? एक मिनट जी हाँ, जा रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। जी बोलिए, आवाज आ रही क्या? सुनने के लिए तत्पर हूँ, बताइए। 15 महीने में एक अच्छा काम कोई किया हो आपने? आप तो ये बताइए, आप तो 15 महीना बनाम 15 साल का चुनाव होगा राकेश जी। बिजली के बिलों की हालत देख रहे हैं आप, किसानों की दुर्दशा देख रहे हैं आप 2.5 महीने में। हर मोर्चे पे आपकी सरकार 15 साल में भी विफल रही और 2.5 महीने में भी। 15 साल का आपका फेलवर रहा, जो आपको सत्ता से चुना के 2 लाख रुपए माफ किए हो।
हमने 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, दोनों को पर्याप्त वक्त दिया मैंने, मैं खुद भी थोड़ी देर किनारे हो गया कि दर्शक ठीक से समझ जाए कि मसला क्या। आशीष व्यास, माफ कीजिए लखन जी, आऊंगा अगर वक्त रहा तो आपके पास आऊंगा, राकेश जी वक्त रहा तो आऊंगा, पहले आशीष व्यास का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, बहुत पहले दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले कहा, बाद में कमलनाथ जी ने भी कहा और नरोत्तम मिश्रा जी को कहा कि मुख्य साजिश करता है ये कब की बात है, मार्च की शुरुआत के पहले से उन्होंने कह दिया ये गवर्नमेंट गिराने की साजिश चल रही है। तो जब इनको पता लग गया फिर भी नहीं रोक पाए, तो ये और नाम पता लग गया, कहा कि भाई नरोत्तम मिश्रा जो है वो सूत्रधार हैं, तो इसे कैसे देखते हैं आप? और अब क्या इनका ब्लेम करने का जो अंदाज है वो आपको ठीक लगता है? देखिए, कांग्रेस और भाजपा दोनों इस मामले में अछूते नहीं कहे जा सकते और ये जो बहस तात्कालिक रूप से हम सुन रहे हैं प्रवीण जी, ये भविष्य की भी एक बड़ी दिशा तय करेगी। ऐसा लग रहा है, माना जाना चाहिए कि जो आने वाले उपचुनाव हैं वो बहुत ही रोचक होंगे, बहुत ही टक्कर के होंगे। जहाँ तक विवाद और संदर्भ की बात है तो चाहे नरोत्तम मिश्रा हो या दिग्विजय सिंह या कमलनाथ के बचाव और चुनाव प्रबंधन का मसला, ये सारे वो मामले हैं जो लंबे समय से चर्चा में आते रहे हैं। तो बीजेपी जहां शुरू से एक आरोप के साथ प्रदेश में सामना करती रही है कि ये सरकार असफल है, सरकार ने किसानों से जुड़े कर्ज माफ़ी के मसले हों या बाकी ये सारे विवाद में रहे, बचाव में कांग्रेस अपने तर्क देती रही है, लेकिन मसला बार बार यही निकल के आ रहा है कि ऐसे परंपरागत मुद्दों और मान्यताओं से मध्य प्रदेश कब बाहर होगा जो कि कहीं न कहीं आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं और गाहे बगाए ये आज आके राजनीतिक मुद्दे के रूप में भी सामने आ सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आने वाले चुनाव इसको लेके फिर लड़े जाएंगे और दोनों दल बहुत ही शिद्दत से आमने सामने होंगे। मुश्किल लग रही है आपको, किसके लिए ज्यादा है? देखिए, थोड़ी सी अभी जल्दबाजी होगी, ये वहाँ का चुनाव प्रबंधन तय करेगा। विशेष रूप से चंबल और ग्वालियर का जो अंचल है वो तय करेगा कि ये रणनीति किस तरह की है। प्रारंभिक रूप से हम मान सकते हैं कि बीजेपी का अगर चुनाव प्रबंधन ठीक रहा और जो असंतुष्ट हैं या जो समीकरण है उसको साध लिए तो वो थोड़ा सा आगे रह सकती है। लेकिन अगर पुराने चुनाव के साथ हम देखें तो कांग्रेस को भी इस रूप में हम बहुत कमतर वहाँ नहीं आंक सकते हैं। लेकिन अगर अनुभवी नेताओं की बात करें, चर्चा को इजाजत देता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मैं आशीष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प होगा। वोटर के दिमाग में ये इत्मीनान कौन करा पाता है ठीक तरह से, जो लखन जी कह रहे हैं कि एक स्थापित जनता के द्वारा चुनी सरकार गिरा दी गई, या जो राकेश जी कह रहे हैं कि दरअसल ये टूट फूट इनके पास से हुई क्योंकि ये लोग ठीक से सरकार चला नहीं पाए। और सारे नतीजे इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द होंगे जो जरूरी उनकी समस्याएं हैं वो मुझे लगता है कि शायद किनारे हो जाएं। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।